नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पूजा के फूल, जिसे लिखा है हमारी सबकी प्यारी मालती जोशी जी ने। मालती जोशी जी की कहानियाँ सुनते समय या पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास ही घटित हो रही हो, हमारे घर के आसपास के रहने वाले लोगों के घरों में ही हो रही हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा कहानी के बारे में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पूजा के फूल। क्यों में खड़े खड़े उसे आधा घंटा हो चला था। इतना ही समय शायद और लगेगा। उसके पाँव तो अभी से जवाब दे रहे थे। कोई भी बेंच खाली नहीं थी। पता नहीं ये लोग इतने कम बेंचें क्यों डलवाते हैं, जबकि मरीजों की संख्या तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। उससे आगे वाली महिला वहीं पसर कर बैठ गई थी। उसका भी बड़ा मन हो रहा था, पर सुरेश का डर था। जरूर वह यहीं कहीं खड़े होंगे। उसने तो कह दिया था, तुम खाना खाकर दफ्तर चले जाना, पर वह गए ही होंगे यह जरूरी नहीं था। अपने निर्णय पर अब उसे पश्चाताप होने लगा था। सुरेश ने तो पहले से ही कह दिया था कि अस्पताल में वे ही लोग जा सकते हैं जिनके पास समय हो अथवा जिनकी पहुंच हो। पर वह खुद ही अड़ गई थी। बेकार बंगले पर जाकर 15-20 रुपए दक्षिणा फूकने में क्या तुक है। 15 दिन पहले ही तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिली है। तभी डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ खत्म हो जाए तो एक बार दिखा लीजिएगा। बस इतनी जरा सी बात तो अस्पताल में आकर भी पूछी जा सकती है। पति पत्नी में अच्छा खासा विवाद हो गया था। वह अपनी बात पर अड़ गई थी। बहुत बेमन से ही सुरेश ने सुबह यहाँ लाकर छोड़ा था। उसने कह भी दिया था, बस मुझे छोड़कर चले जाना। पर अब पछतावा हो रहा है। पैदल चलकर घर पहुंचना क्या इतना सरल है। सुरेश ने तो कह दिया था टैक्सी कर लेना, पर कल को खुद ही मजाक बनाएंगे कि डॉक्टर के पैसे बचाकर क्या मिला, टैक्सी की चपत तो पड़ी गई ना। उमा राव, उसका नाम आती वह चौंक पड़ी। अपना साज सामान एक बार फिर से अच्छे से समेटकर उसने कमरे में प्रवेश किया। नमस्ते डॉक्टर साहब, चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, पर सामने दृष्टि जाते ही उसकी मुस्कान जैसे जम गई। मेज के उस पार क्या वही महिला बैठी है जिसके बंगले पर पिछले दिनों वो 4-5 बार हो आई है। इस रूखे चेहरे पर तो परिचय की एक हल्की सी रेखा भी नहीं है। कहिए, सीधा सपाट प्रश्न आया। जी, वो दवाइयाँ, मेरा मतलब है जो आपने लिखी थी, मतलब अस्पताल से जब छुट्टी मिली थी तब। वह बौखला गई थी और बौखलाहट में हकलाने लगी थी। प्रिस्क्रिप्शन है जी, उसने मिमियाते हुए कहा था। घबराहट में पूरी पर्स उलट दी। तब जाकर कागज का वह टुकड़ा बरामद हुआ। वो डिस्चार्ज कार्ड तो होगा ना आपके पास? जी। उसने फिर से पर्स का समुद्र मंथन किया और कागज का एक और पुर्जा निकाल कर पकड़ा दिया। ये तो डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं है, केमिस्ट की रसीद है। इस बार उस आवाज में हेड मिस्ट्रेस का सा रुआब और तल्खी थी। वो फिर से पर्स टटोलने लगी थी, यह जानते हुए भी कि डिस्चार्ज कार्ड वो ला ही नहीं है। उस कागज को उसने इतनी अहमियत भी नहीं दी थी। सुरेश की सारी हिदायतें केमिस्ट के रसीदों के लिए होती है, मेडिकल बिल जो बनाना होता है। जल्दी कीजिए, बाहर और भी मरीज हैं। जी, वो डिस्चार्ज वाला कागज तो भूला ही हूँ घर पर। बस आप गोलियों के बारे में बता देती। ऐसे कैसे बता दूं? दिन में 50 मरीज देखती हूँ, सबके ब्यौरे याद थोड़े ही रहते हैं। कागज तो सामने होना ही चाहिए ना। तो चलूं? उसने असहाय भाव से कहा। डॉक्टर किसी महत्वपूर्ण फाइल में डूब गई थी। उन्होंने उमा की बात जैसे सुनी ही नहीं। हताश होकर वह बाहर चली आई। पाँव मन मन भर के हो रहे थे। सुबह 5 बजे से उठकर भाग दौड़ की थी, तब कहीं घर का काम समेट पाई थी और खाना बना कर रखाई थी। सो अच्छा ही हुआ, नहीं तो बच्चों को और उनके पापा को भूखे ही जाना पड़ता। पर यह सारी तपस्या अब व्यर्थ हो चुकी थी। एक अवसाद भरी थकान उसे व्याप गई। वह सचमुच थक कर चूर हो गई थी। फिर भी मना रही थी कि वे दफ्तर निकल गए हों, नहीं तो छूटते ही पूछेंगे। लेकिन वे गेट पर ही मिल गए। चले? उन्होंने पूछा। वह चुपचाप साथ हो ली। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। खड़खड़िया साइकिल ही सड़क से बतियाती रही। सुनो, घर पहुंचते सुरेश बोला, मैंने बीच में आकर खाना खा लिया था, अब ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ दवाइयाँ वगैरह लानी हो तो बता दो, लौटते हुए लेता आऊंगा। उत्तर में वह एकदम से फफक कर रो ही पड़ी। अपमान फिर एक बार नए सिरे से उसे आहत कर गया। क्या हुआ? सुरेश ने घबरा कर पूछा। उसकी रुलाई के आवेग से वह सचमुच डर गए थे। कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं बता दिया? आजकल तो ये जैसे एक आम नाम हो गया है।
जैसे कभी मलेरिया या टाइफाइड हुआ करता था। डॉक्टरों का तो कुछ खर्च होता नहीं है, बस जरा सी जबान भर हिलानी होती है, पर सुनने वालों का तो दम ही निकल जाता है। ठीक से बताओ भाई, क्या हुआ? उन्होंने जरा बेजारी से पूछा। तब कहीं वह अपने अपमान की गाथा रुक रुक कर सुना पाई। सुनकर सुरेश हंस दिए। सरकारी अस्पतालों में तो यही सब होता है। तुम क्या समझी थी, कोई तुम्हारे लिए स्वागत गीत गाएगा या पलक पावड़े बिछाएगा? अपना सारा क्षोभ घुटक कर वह चुप हो गई। अब इस व्यक्ति को कोई कैसे समझाए कि इतने परिचित चेहरे पर अपरिचय की अभिव्यक्ति कितना कष्ट देती है। 4-5 दिन यूं ही निकल गए। इस बीच वह बेहद थकी थकी सी बनी रही। काम तो खैर सब कुछ हो ही रहे थे, पर उनमें रस नहीं रह गया था। बस मशीनी ढंग से सब कुछ करके वह पड़ी रहती। कहीं घूमने जाने का भी मन नहीं होता। सुनो, एक दिन सुरेश ने फिर कहा, तुम्हारा एक बार चेकअप बहुत जरूरी है। कितनी पीली पीली लग रही हो। हमें नहीं जाना है कहीं, उसने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कह दिया। अरे तो क्या दुनिया में एक वही डॉक्टर है? उसने फिर हीला हवाला नहीं किया। ऑटो रिक्शा जब फिर उसी बंगले के सामने रुका तो उसने तड़प कर पति की ओर देखा। उतरो भाई, डॉक्टर से रूठ कर तुम ठीक तो नहीं हो जाओगी? उसका मन हुआ कि इसी रिक्शे पर बैठकर लौट जाए, पर इस तरह बिना दिखाए जाने से तो सुरेश नाराज हो जाएंगे। उसने सोचा, पहली बार साइकिल पर डबल सीट आए थे दोनों, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। तब से डॉक्टर की फीस के साथ ये खर्च और जुड़ गया है। सच, इस महानगर में सेकंड हैंड ही सही, पर स्कूटर एक बहुत जरूरी है। अपनी बारी की प्रतीक्षा में वह मुंह फुलाए बैठी रही। पति मेज पर रखी फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ते रहे। बच्चों के कारण घर पर ये सारी पत्रिकाएं लाना उन लोगों ने एकदम बंद कर दिया था। चलिए, आया बाई ने आकर कहा तो वह बेमन से उठी। उसे सहारा देने का बहाना करते हुए सुरेश भी साथ साथ उठ आए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर राव। वही सदाबहार मुस्कान। हाउ इज शी नाउ? वैसे तो ठीक है, बट शी इज फीलिंग डिप्रेस्ड। पीली पीली भी लग रही हैं। बहुत जल्दी थक जाती है। दरअसल एक शादी में जा रहे थे हम लोग, सोचा पहले आपसे पूछ ले कि जा सकते हैं कि नहीं, इसके बाद ही रिजर्वेशन कराएंगे। फिर सुरेश ने एक पीला कागज निकालकर मेज पर फैला रखते हुए कहा, पिछले हफ्ते मैं जरा टूर पर चला गया था। वो क्या है कि इनके सारे पेपर्स मेरे ही पास रहते हैं। वही तो, उस दिन यहाँ हॉस्पिटल आई थी तो अकेली थी ना। अकेली थी ना, सुरेश ने उनकी बात काटते हुए कहा। बंगले पर इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं पड़ी। हॉस्पिटल के लिए तो ऐसा है कि साथ मिल ही जाता है कोई ना कोई। मंद मंद मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने सारे केस पेपर्स फिर से देखे, उन्हें फाइल करने का तरीका बताया। फिर सुरेश को बाहर भेजकर जांच की। वह पूरे वक्त रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाए रही। ऐसा करते हैं कि एक इंजेक्शन का कोर्स और लगवा लेते हैं, डॉक्टर ने सुरेश को पर्ची पकड़ाते हुए कहा। अगले महीने फिर देख लेंगे। नमस्कार के साथ अपनी जेब हल्की करके वे लोग बाहर निकल आए। गेट के बाहर दो रिक्शा खड़े थे, पर उन्हें अनदेखा करके वे सड़क पर बढ़ लिए। तुम बस से घर चली जाओ, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ, सुरेश ने कहा। आते हुए असलम भाई से भी कहता हूँगा। क्या इंजेक्शन नस में लगेगा? हाँ, वही पिछले वाले जुड़वा इंजेक्शन है ना। मेरा हाथ बिल्कुल ही छलनी ही कर देंगे वो। तुम अभी से उसका दुख मत पालो, इसी से तो सब गड़बड़ होती है। उसके बाएं हाथ की नस मिलती ही नहीं है। दाहिना हाथ बार बार इंजेक्शन लगने से एकदम भारी हो गया है। घर में काम करना उसके लिए कठिन हो गया है। 8-10 दिन अच्छे आराम से कट गए थे, अब फिर एक दिन छोड़कर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। उस पर ये कहते हैं कि तुम दुख मत पालो। ये तो शुक्र है कि असलम भाई का हाथ बहुत हल्का है, पता भी नहीं चलता। पर बाद में तो कष्ट होता ही है। हर बार 5 रुपए उन्हें भी देने पड़ते हैं। फिर भी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने से लाख दर्जे अच्छा है। 2 बार वह भुगत भी चुकी है। तभी किसी ने असलम भाई का नाम सुझाया था। एक क्लास 2 ऑफिसर की पत्नी इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़ी रहे, ये सुरेश को भी अच्छा नहीं लगता था। कहते रहते हैं, घर में चाहे दाल रोटी खा ले आदमी, लेकिन बाहर तो इज्जत से ही निकलना चाहिए। बस यह साइकिल ही सारा शो मार देती है। एक स्कूटर जरूरी हो गया है, पर हर बार कोई न कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ जाता है। पिछले 6 महीनों से तो वह खुद ही बीमार चल रही है। पता नहीं कितना रुपया फूंक गया है। सुरेश तो कई बार गुस्से में आकर शीशियों के कागज फाड़ चुके हैं। कहते हैं, बस सबकी कीमत ही पढ़ती रहो तुम, तभी तो दवाई असर नहीं करती तुम पर। सुनो, 5 का नोट है तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों? असलम के लिए चाहिए थे। क्यों, पैसे नहीं है क्या?
पैसे है बाबा, बहुत है, सुरेश ने खींच कर कहा। खुले खुले देना जरा अच्छा नहीं लगता। उससे क्या फर्क पड़ता है, 5 दिन आए, कैसे भी दे दो। और सुनो, इंजेक्शन में इस बार हाथ पर नहीं लूंगी। सुन तो लिया बाबा, आप कितनी बार कहोगी। फिर भी उमा को संतोष नहीं हुआ। असलम भाई के आते ही उसने ऐलान कर दिया कि नस वाला इंजेक्शन वह बाएं हाथ पर ही लगवाएगी। जैसी आपकी मर्जी, वे मुस्कुराकर बोले, उस पर ही लगा लेते हैं। लेकिन जितनी सहजता से वे कह गए, यह काम उतना ही कठिन साबित हुआ। सामान्य इंजेक्शन तो कब लग गया पता ही नहीं चला, पर नस ढूंढते समय उनके छक्के छूट गए और असलम भाई स्पिरिट का फाहा और सिरिंज लेकर नस तलाश रहे थे। दोनों पसीना पसीना हुआ है, पर उसे न मिलना था, न मिली। 4-5 जगह खून जरूर निकल आया। अब अब कुछ नहीं। वो झटके से उठ बैठी और अपनी बाह को देखती रही। वेरी सॉरी, असलम ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, सुरेश ने कहा और तश्तरी में एक एक के 5 नोट रखकर सामने कर दिए। असलम ने उनमें से 2 नोट उठा लिए, सलाम किया और उठ खड़े हुए। अरे ये क्या? जी बस एक इंजेक्शन लगाया है, एक ही के पैसे लूंगा। अरे ऐसा क्यों सोचते आप? आपने कोशिश तो पूरी की पूरी की है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है सर, भाभी जी को इतनी तकलीफ भी तो दी, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ। अच्छा जी चलूं, परसों हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने फिर एक बार सलाम किया और अपना छोटा सा बैग उठाकर चले गए। सुरेश बड़ी देर तक तश्तरी में रखे नोटों को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, उमा, तुम्हारी रामायण कहाँ है? तिपाई पर रखिए। क्यों? मैं ये नोट उसमें रख दूंगा। क्यों? उमा, मैं कागज के इन टुकड़ों में बसी इंसानियत की महक को सहेजना चाहता हूँ। और सचमुच ही उन्होंने वे रुपए उठाकर माथे से यूं लगा लिए जैसे कि पूजा के फूल हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पूजा के फूल। मित्रों, दिन पर दिन बढ़ती डॉक्टरों की बेईमानी और जरा जरा सी बात के लिए सैकड़ों रुपए फुकवा देना, नई नई टेस्ट के लिए कहना, ये सब उस समय भी आम हो चला था। इन सब के बीच में असलम भाई का अपनी ईमानदारी का पैसा उठाना वाकई सुनने वाले को अभिभूत कर देता है। आपको कहानी कैसी लगी? पूजा के फूल कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।